हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जीके क्लासेस में। करो या मरो, बस डर से मत डरो, क्योंकि दोस्तों सक्सेस की ये बहुत ही खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि इंतज़ार करने वालों की सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। यूँ ज़मीन पर बैठकर क्या क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर का 13वां करने वाले हैं, 13वां सेशन करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो कि दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने 12 मॉक टेस्ट को डिस्कस कर दिया है दोस्तों। यदि आप उसे नहीं देखें दोस्तों, तो मैं जो है प्लेलिस्ट का जो लिंक है दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप लोग वहाँ जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। ये दोस्तों टॉप जीके और टॉप जीएस के क्वेश्चन जो है दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं इस सीरीज में लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और जो भी दोस्तों यार दोस्त आपके हैं जो एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं दोस्तों, या तैयारी उसका कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके पास भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये दोस्तों हेल्प हो जाए। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें दोस्तों टोटल 45 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी मैं डिटेल में इसको बताऊंगा, ताकि दोस्तों कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आपका गलत ना हो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरी वीडियो है वो डेली शाम को 5 बजे आती है। तो दोस्तों, आप लोग डेली मेरे साथ जुड़ना ना भूलें दोस्तों। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो दोस्तों आप लोग टॉप जीके क्लासेस से जुड़ जाइए। यहाँ पे दोस्तों डेली पीडीएफ मिलेगा दोस्तों, डेली क्विज भी यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों मोटिवेशन कोट। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट है, ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए संघर्ष अभी जारी है। तो दोस्तों, इस ज़िंदगी में भी कभी आपको थकना नहीं है, ना कभी आपको हिम्मत हारनी है दोस्तों। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप संघर्ष करते हैं, तब तक आप लोग लड़िए दोस्तों, और निश्चय ही सफलता आपके कदमों में होगी। तो दोस्तों, यदि आप में भी जोश और जुनून और पागलपन है दोस्तों कुछ कर दिखाने का, तो यही मौका है दोस्तों। आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए और उसके बाद से आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी जी जान लगा दीजिए इस मॉक टेस्ट के लिए, और दोस्तों मेरे साथ जुड़ के अपने तैयारी को अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अदरक जननांग है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि जो अदरक का जो जननांग होता है वो कौन सा होता है दोस्तों। तो वो होता है दोस्तों तना होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, बांस के पौधे की पत्तियां में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों समांतर सिरा विन्यास और रिश्तेदार जकड़ा जड़ होता है, या जालिका रूपी सिरा विन्यास और रिश्तेदार जड़ होता है, या दोस्तों जालिका रूपी सिरा विन्यास या मूसला जड़ होता है, या समांतर सिरा विन्यास या मूसला जड़ होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो बांस का पौधा होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों, उसमें समांतर सिरा विन्यास होती है और रिश्तेदार जड़ होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये भी ध्यान रखेंगे, जो बांस है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लेता है कि सबसे बड़ा घास कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा घास जो होता है वो बांस ही होता है। तो दोस्तों, आप लोग बांस को कभी भी प्लांट मत कीजिएगा दोस्तों, ये घास की श्रेणी में आता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन सही ना हो तो दोस्तों आप लोग उसे ध्यान से देखिए, और नहीं सही हो दोस्तों तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको भी आप लोग सही से देखिए और याद करके रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं वो सभी PYQ से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो PYQ के ही हैं। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर की है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए दोस्तों। और दोस्तों पेपर का आप लोग लेवल भी यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर आपके एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे देखते चलेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण यानी कि दोस्तों खिंचाव के कारण पहुंचता है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को, इस परिघटना को क्या कहते हैं हम लोग? तो दोस्तों जो पौधों में पानी ऊपर की ओर पहुंचता है दोस्तों, जड़ से लेके पौधों में जो पानी ऊपर की ओर पहुंचता है दोस्तों, पत्तियों तक, पेड़ पौधों तनों तक जो पहुंचता है पानी, तो वो दोस्तों किसके कारण पहुंचता है? तो वह जो प्रक्रिया है दोस्तों वो अवशोषण कहलाती है। तो इस विधि के द्वारा जो है वो जड़ से पानी जो है वो प्रत्येक पौधों के अंग तक पहुंचता है। तो ऐसे करके आप लोग ध्यान रख सकते हैं दोस्तों जो अवशोषण होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ अवशोषित होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ उसमें जो चूषण होगा दोस्तों। तो वैसे करके आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जो पानी होता है वो अवशोषण की प्रक्रिया द्वारा ऊपर तक पहुंचता है। और दोस्तों एक उत्तक होता है, वो उत्तक का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो होता है दोस्तों पौधों में जाइलम जो होता है, इसके द्वारा जो है वो पौधों में पानी ऊपर तक पहुंचता है, जड़ों से लेकर पौधे के प्रत्येक अंग तक जाता है। तो वह कौन सा अंग होता है दोस्तों? तो वह होता है जाइलम। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और एक और होता है उत्तक दोस्तों, वो होता है फ्लोएम। तो दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि फ्लोएम के द्वारा क्या क्या पहुंचता है दोस्तों, तो फ्लोएम के द्वारा दोस्तों खनिज पदार्थ और दोस्तों जो पौधे जो पत्तियों द्वारा भोजन बनाते हैं उसको कौन पहुंचाता है दोस्तों? तो उसको फ्लोएम पहुंचाता है पौधों के प्रत्येक भाग तक। तो ये भी आप लोग दोस्तों ध्यान रहेंगे। ठीक है, ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये भी आप लोग ध्यान रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है अपितु पुष्पों का एक गुच्छा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो पुष्पों का एक गुच्छा होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये जो है सूरजमुखी का जो पौधा फूल होता है दोस्तों, ये एक गुच्छा के रूप में होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विषम को चुनिए। तो दोस्तों आपको इसमें से विषम को चुनना है। तो दोस्तों इसमें जो विषम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा दोस्तों भ्रूण। कैसे होगा दोस्तों? तो मैं आपको बता देता हूँ। जो भ्रूण होता है दोस्तों वो जो है एग से मिल के, एग और स्पर्म से मिल कर के जो बनता है दोस्तों, तो वो बनता है दोस्तों जायगोट बनता है। और जायगोट के बाद जो दोस्तों जिसका निर्माण होता है वो भ्रूण का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये अंडा हो गया दोस्तों, अंडाणु हो गया, और जो युग्मक हो गया दोस्तों, ये सभी दोस्तों फिलिपियन ट्यूब में होते हैं। तो दोस्तों और ये भ्रूण जो होता है दोस्तों ये गर्भाशय में होता है। तो दोस्तों इस तरह से इसको आप लोग अलग कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इनमें से जो कथन दिया हुआ है वो कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, अंतः श्वसन की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। तो यानी कि दोस्तों जो सांस आप लोग खींचते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, ये बात कह रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी होता है दोस्तों कि अंतः श्वसन और उच्छ्वसन, यानी कि दोस्तों सांस छोड़ने और सांस निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कि जब सांस आप लोग छोड़ते हैं दोस्तों तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी है जब आप लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। तो इसमें से दोस्तों आपको सही कथन बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप लोग जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो दोनों ही प्रकार की क्रियाओं में जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन आता है और जाता है। ठीक है दोस्तों, जब आप सांस लेते हैं दोस्तों तभी दोस्तों आपको ऑक्सीजन जो है जाता है, और जब आप लोग सांस छोड़ते हैं दोस्तों तभी जो है दोस्तों
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ जो ऑक्सीजन है वो निकलता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ए ऑप्शन क्यों नहीं सही है, तो ए ऑप्शन में देखिए दोस्तों केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो वायु में होता है दोस्तों ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो दोनों आप जो है वो लेते हैं दोस्तों। तो इसमें तो कह रहा है नहीं जाती है, तो ये गलत कह रहा है दोस्तों। इसको इस तरह से इसको अलग कर सकते हैं। और जो श्वास निकालने वाली वायु में ऑक्सीजन नहीं होती, तो दोस्तों ध्यान देंगे जो भी हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें दोस्तों जो हमारे लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ नहीं मिल पाता है वो दोस्तों फिर से बाहर आ जाता है, तो दोस्तों उसमें भी ऑक्सीजन होती है, तो इसलिए इसको भी आप गलत कर सकते हैं। और जो श्वास निकालने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल भी गलत बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलती है, यानी कि दोस्तों CO2 जो है वो बाहर निकलती है, लेकिन इसमें नहीं बोल रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा दोस्तों। और साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक करते हुए भी चलिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देख लीजिएगा दोस्तों, ऐसे करके आपके पेपर में क्वेश्चन 2-4 आपको देखने को मिल ही जाएंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही लॉन्ग दिए होते हैं। तो दोस्तों इससे आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, कंसेप्चुअल बेस होते हैं। तो दोस्तों यदि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा दोस्तों तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से उड़ा सकते हैं। और दोस्तों जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ, तो उससे आप लोग समझ लीजिएगा। और दोस्तों अगली बार जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप गलत मत कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया है पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, ये बात ठीक बात कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक तो जीवित भी रह सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों आवश्यक है। तो दोस्तों ये भी सही बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों पौधे जब श्वसन नहीं करेंगे या प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे दोस्तों तो कैसे जीवित रहेंगे। तो ये भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। और सी है दोस्तों दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय होने वाली प्रक्रिया है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है दोस्तों, श्वसन भी होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बात जो है वो बिल्कुल सही दिया है, तो इसलिए इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जो हैं जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी ऐसे प्रश्नों को आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते दोस्तों। तो आप लोग कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या होता है जब किसी अम्लीय विलयन में नीले और लाल लिटमस डाले जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप अम्लीय विलयन में नीले या लाल लिटमस पेपर को डालेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने इसका एक ट्रिक बताया था आप लोग को। ट्रिक कौन सा है दोस्तों, तो अनिल से आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अ से बन जाएगा दोस्तों अम्ल, नी से बन जाएगा नीला और ल से बन जाएगा लाल। तो दोस्तों जब भी आप अम्ल में नीला लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो लाल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ये सही दिख रहा है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जल में सल्फर डाइऑक्साइड घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो ये आपको बताना है दोस्तों कि जब जल में आप दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड घोलेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों। तो ध्यान देंगे H2O को जब दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड को घोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, तो मिलेगा H2SO3 मिलेगा दोस्तों। यही मिलेगा ना, क्योंकि दोस्तों 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका सूत्र आपको बताया था, तो दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे इसको हम लोग सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। तो बिल्कुल भी गलत मत करिएगा दोस्तों। यदि यहाँ पे H2SO4 हो जाता है दोस्तों तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और दोस्तों जब 3 होता है तो सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार ग्रुप डी में रिपीट हो चुका है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये CVT 2 में भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेडपोल जिस तालाब के जल में वृद्धि करते हैं
उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व का पर्याप्त मात्रा होना उपलब्ध है? तो दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, बी है आयोडीन, सी है नाइट्रोजन और डी है क्लोरीन। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जिस तालाब में टेडपोल होते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जो टेडपोल होते हैं उनके लिए आयोडीन बहुत ही आवश्यक होता है। यदि दोस्तों उसमें उस तालाब में आयोडीन की मात्रा नहीं होगी दोस्तों, तो जो टेडपोल हैं दोस्तों वो जीवित नहीं रह पाएंगे, यानी कि दोस्तों ये डेड हो जाएंगे। तो इससे करके आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और दोस्तों ध्यान देंगे, जो टेडपोल होते हैं इन्हीं का जो जब ये बड़े होते हैं तो ये दोस्तों किसका रूप ले लेते हैं? तो ये दोस्तों मेंढक बन जाते हैं। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। और मेंढक का जो जन्म के समय जो रूप होता है दोस्तों वो टेडपोल के रूप में होता है। ये दोस्तों मछली की तरह होते हैं जन्म के समय। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये मछली की तरह होते हैं इस तरह करके दोस्तों। तो ऐसे करके टेडपोल होते हैं, और जब ये वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं तो दोस्तों ये मेंढक का रूप ले लेते हैं। इस तरह करके आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव के प्रवाह एवं गाढ़ेपन की माप निर्धारित होती है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसको विस्कोसिटी से मापा जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में है। इस गुटके पर कार्यरत बल के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया है, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य करेगा। दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों यदि आप किसी भी गुटके को एक मेज पे रख देंगे दोस्तों, तो वहाँ पे दोस्तों कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ कार्य करता है मैं आपको बता दूँ। यदि किसी वस्तु को दोस्तों पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाएंगे तब कार्य करेगा, गहराई में ले जाएंगे तब कार्य करेगा, या इसको यहाँ से मूव करेंगे तब कार्य करेगा दोस्तों। तो आप लोग ध्यान देंगे, यदि विरामावस्था में कोई वस्तु होती है तो वहाँ पे दोस्तों त्वरण काम नहीं करता है, यानी कि दोस्तों जो बल होता है वो जीरो होता है। दोस्तों बल का फार्मूला क्या होता है? यह बराबर एम ए होता है ना दोस्तों। तो दोस्तों यदि त्वरण ही जीरो हो जाएगा तो बल भी जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये भी सही है दोस्तों कि इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है। तो दोस्तों जब किसी भी ठोस को आप मेज पे रखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे जो टुकड़ा रखा हुआ है दोस्तों वो तो संतुलन बनाएगा ही अपना। तो इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि जब भी आप किसी मेज पे रखेंगे दोस्तों तो वह किस प्रकार टिका हुआ है। तो दोस्तों जब भी आप लोग मान लीजिए दोस्तों आप लोग खड़े होते हैं, तो दोस्तों जब आप में संतुलन होता है तभी तो आप लोग खड़े हो पाते हैं दोस्तों। यदि संतुलन नहीं होगा तो आप लोग गिर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि एक गुटका जो है वो मेज पे विरामावस्था में रखा हुआ है, तो यानी कि दोस्तों वो संतुलित है तभी तो रखा गया है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसको दोस्तों आप लोग कॉन्सेप्ट बेस से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम बताना है दोस्तों। कि जो दांत होते हैं हमारे मुख में उनका आगे से पीछे की ओर क्रम बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों? सबसे पहले इंसीजर आएगा, यानी कि दोस्तों कृतंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में भी है दोस्तों, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है दोस्तों। तो इसको आप लोग पहले हटा सकते हैं। उसके बाद से कौन सा आता है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, इसको करना था, इसमें है ना दोस्तों कृतंग। तो दोस्तों इसमें है, ये वाला इसमें नहीं आ रहा है। तो ये दोनों को आप लोग इनिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद से क्या आता है दोस्तों? उसके बाद से आता है केनायंत। केनायन मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका हिंदी रदनक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद से आता है दोस्तों प्रीमोलर, उसके बाद से आता है दोस्तों मोलर, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि यदि कोई साइकिल है दोस्तों
वो नियत चाल से चल रही है दोस्तों, तो उसके पहिए हमें क्या दर्शाते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जब कोई साइकिल चलती है तो दोस्तों वृत्तीय गति दिखाती है, वो तो सही है दोस्तों। स्थानांतरित गति यानी एक एक जगह से दूसरे जगह पे जा रही है दोस्तों, तो स्थानांतरित गति भी दिखा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल। देख लेते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन में क्या दिया है, स्थानांतरित गति और आवर्तित गति। तो दोस्तों साइकिल आवर्तित गति नहीं दिखाती है। आवर्तित गति क्या होती है दोस्तों, कि कोई भी यदि एक गति हो रही है तो एक निश्चित दूरी तक ही होती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो साइकिल का पहिया होता है वो तो दोस्तों ऐसे गोल गोल से घूमता है, तो दोस्तों इसका एक निश्चित पाथ नहीं है दोस्तों। पहले यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, जैसे और जैसे आप लोग चलाएंगे। लेकिन दोस्तों जो आवर्तगत होती है वो उसका जो है एक निश्चित पाथ होता है, बस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी दिया है दोस्तों तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया दोस्तों तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों जिसने एक बार लाइक कर दिया हो दोबारा से लाइक ना करे, जिसने नहीं किया है दोस्तों वो लाइक करे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो वही पहला वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लार, यानी कि दोस्तों इसका जो हिंदी दिया है दोस्तों गलत दिया है। जो लार होता है दोस्तों, जो सलाइवा इसमें से निकलता है दोस्तों, उसका कार्य क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, उसका जो कार्य होता है दोस्तों, लार जो होता है वो स्टार्च को दोस्तों शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों इसका कार्य यही होता है, तो इसलिए किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो लार होता है आपके जो मुंह से निकलता है दोस्तों सलाइवा, वो दोस्तों भोजन के रूप में जो स्टार्च आप लोग लेते हैं दोस्तों, उसको जो है वो शर्करा में तोड़ देता है, तो यही इसका कार्य होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन ना बन रहे हो तो दोस्तों आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर ये तो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये जो प्रैक्टिस सेट में लिया हूँ दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर पेपर में से लिया हूँ। तो आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे एग्ज़ाम में देखने को। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें, नहीं तो दोस्तों पता चले कि एक बच्चा होता है तो यहाँ पे भी एक वीडियो देख लेगा, वहाँ पे भी एक वीडियो, दूसरे चैनल पे भी देख लेगा, वहाँ पे भी तीसरे पे भी एक वीडियो देखेगा। तो ऐसे दोस्तों ऐसे आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप लोग दोस्तों जहाँ भी देखिए एक एक वीडियो उसी चैनल पे देखिए, उसी टीचर का देखिए दोस्तों, जिससे आपको समझ में आए। और दोस्तों इधर का उधर मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जहाँ भी पढ़िए दोस्तों एक जगह रुक के पढ़िए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। तो सत्य कौन सा है ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग क्या होता है। तो मैं आपको पहले इसको आपको समझा देता हूँ दोस्तों कि थर्मोप्लास्टिक में और थर्मोसेटिंग में क्या संबंध होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं दोस्तों, इन्हें आप गर्म करके एक आकार बना सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको फिर से उसे गर्म करके दूसरे आकार में परिवर्तित करना है तो दोस्तों उसको फिर से गर्म करके दूसरी आकृति में पिघला कर परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो थर्मोसेटिंग होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों, जो थर्मोसेटिंग होते हैं उन्हें दोस्तों यदि आप एक बार पिघला कर किसी आकार में ढाल दिए तो फिर से दोस्तों उसको दोबारा से किसी भी आकार में पिघला कर नहीं डाल सकते, वो दोस्तों किसी काम के नहीं रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो बेकेलाइट होता है और मेलामाइन होता है, ये दोनों दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं और अधातुओं एवं उनके उपयोगों को सही सुमेलित कीजिए। ये आपको बताना है दोस्तों कि इधर दोस्तों आपको धातु या अधातु दिए हुए हैं दोस्तों और इनका उपयोग दिया गया है दोस्तों
कि इनका यूज किस में होता है ये आपको बताना है दोस्तों। और ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे देख के बताना है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, चलिए दोस्तों मैं ही बता देता हूँ। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो आयोडीन होता है दोस्तों वो किस में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल मैं बता देता हूँ कि जो सबसे पहले आपको दोस्तों आता है पहले उसको लगाइए। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जो मरकरी होता है, वो मरकरी जो होता है वो किस में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो थर्मामीटर में जिससे डॉक्टर जो देखते हैं कि हाँ किसी को 102 डिग्री बुखार है, 101 डिग्री बुखार है, तो वो कैसे देखते हैं दोस्तों, उसमें जो होता है दोस्तों उसमें मरकरी होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मरकरी का यूज होता है वो तापमापियों में होता है। तो इसका सी से कनेक्ट हो जाएगा। सी किस में दिया हुआ है दोस्तों, बी का सी, बी का थर्ड किस में लगा हुआ है, तो बी का जो थर्ड है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो है दोस्तों। लेकिन मैं दोस्तों आपको और बता देता हूँ, आयोडीन का उपयोग किस में किया जाता है। तो ये दोस्तों घावों में किया जाता है, यानी दोस्तों चोट लगने पे इसका उपयोग करते हैं जिससे। और एल्युमिनियम का यूज कहाँ पे होता है तो दोस्तों, तो ये भी दोस्तों ध्यान देंगे, एल्युमिनियम का यूज होता है वो खाद्य पदार्थ जिसमें रखे जाते हैं दोस्तों पैकेजिंग में, जिसमें दोस्तों इसका जो एक मेन उदाहरण है दोस्तों, जो थर्मस होता है दोस्तों। थर्मस आप लोग देखेंगे दोस्तों ना, थर्मस में आप लोग चाय रखते हैं तो हमेशा क्या होता है, हमेशा गर्म रहता है, ठंडा नहीं होता है। तो उसका एल्युमिनियम जो है दोस्तों उसके अंदर वाले लेयर में होता है, वो एल्युमिनियम की पैकेजिंग होती है। तो ये सी का जो होगा वो 4 से लग जाएगा। और क्लोरीन का जो होता है यूज दोस्तों वो जल के शुद्धिकरण में होता है, जल के शोधन में होता है। तो डी का फर्स्ट से लग जाएगा, इसलिए देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दैनिक जीवन से संबंधित निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने में केलामीन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा दिया है दोस्तों, भारत जब भोजन खराब होता है तो दुर्गंध उत्पन्न करता है। तीसरा दिया है दोस्तों, सेब के टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वो भूरा हो जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है ये जो तीनों हैं ये किसके उदाहरण है, भौतिक के हैं कि रासायनिक के हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें पहला दिया है थर्ड जो दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। तो थर्ड जो होता है दोस्तों ये तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है दोस्तों बी में कि ये भौतिक उदाहरण है, जब भोजन खराब होता है दोस्तों तो वो दुर्गंध देता है। नहीं दोस्तों, ये दोस्तों ये भी जो होता है वो रासायनिक उदाहरण होता है। तो दोस्तों बी भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे 2 और 3 जो है दोस्तों ये तो दोस्तों आपके रासायनिक उदाहरण है। तो दोस्तों ये इसका लिए जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि दोस्तों 2 और 3 रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं या रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हवा उष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती हैं तथा ऊपर उठ जाती हैं तथा पार्श्वों से आकर हवा इसका स्थान ले लेती हैं। इस प्रकार की हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती हैं। तो यह कौन सी प्रक्रिया है, तो बताना है दोस्तों कि जो हवा होती है दोस्तों वो जो है वो उष्मा की स्रोत होती हैं। यानी दोस्तों इसमें साफ साफ क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो हवा होती है वो उष्मा की स्रोत होती हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो हीटर प्रयोग किया जाता है आपके घर में दोस्तों उष्मा के लिए, तो जो हीटर से जो गर्म हवा निकलती है वो किस रूप में आपके पूरे रूम में विचरित होती हैं या फैलती हैं। तो दोस्तों आपको ये सब ये बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यह जो प्रक्रिया होती है वह संवहन प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले कि आप किसी कमरे के किसी कोने में दोस्तों यदि आप सेंट खोल के रख दें, परफ्यूम खोल के रख दें दोस्तों, तो वो पूरी कमरे में
घुल जाती है तो उसका जो कारण होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों विसरण के द्वारा। तो दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो परफ्यूम जो होता है वो हवा में बहुत जल्दी विचलित हो जाता है या बहुत जल्दी फैल जाता है, तो वह किसके कारण होता है, तो वो दोस्तों विसरण के कारण होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर एल्यूमिनियम और लोह के गलनांक डिग्री सेल्सियस में दोस्तों आपको दिए हुए हैं 113, 666 और इतना। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, केवल जो आयरन है दोस्तों, आयरन का जो टेम्परेचर दिया है 666 दिया है दोस्तों, ये इस तापमान पे ठोस अवस्था में रहता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि इसका जो गलनांक है दोस्तों वो 666 है। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों इसका जो गलनांक दिया है वह 666 दिया हुआ है। तो ये दोस्तों ये 200 डिग्री सेल्सियस पे भी ये जो है वो ठोस अवस्था में रहेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट 666 दिया है ना दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों सल्फर का 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस में रहता है दोस्तों, इसका जो गलनांक है 113 दिया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। और एल्युमिनियम का जो तापमान है दोस्तों वो 1535 होता है। सॉरी दोस्तों मैं गलत बता दिया, ऑप्शन बी नहीं देखा दोस्तों। इसमें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एल्युमिनियम और लोहे दोनों का भी जो है तापमान दोस्तों वो गलनांक पॉइंट है दोस्तों वो 200 से अधिक है। तो इसलिए दोनों जो हैं दोस्तों वो कमरे के तापमान इस 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ठोस अवस्था में रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों स्थिर अवस्था में द्रव्य जो होता है वो क्या शो करता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो स्थिर अवस्था में जो द्रव होता है दोस्तों वो जो है सभी दिशाओं में दबाव डालता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, द्रव जो किसी बाल्टी या टब में पड़ा होता है तो दोस्तों ऐसे यदि भरा होता है तो वो दोस्तों वो सभी दिशाओं में जो है वो समान बल लगाता है, समान दबाव डालता है। तो दोस्तों ये आप लोग ध्यान देंगे, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़ने में काम आने वाले चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको जो एग्जामिनर है वो घुमाने के लिए ऐसा प्रश्न बनाया है दोस्तों। जब भी आप लोग पढ़ते हैं तो आपके आँख से और किताब के बीच की दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए ना। तो तो दोस्तों अगर आपकी 25 सेंटीमीटर दूरी आपको नहीं दिखाई दे रही है तभी तो दोस्तों आप लोग चश्मा का यूज कर रहे हैं, 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी। तो दोस्तों तो ये कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, तो ये होती है दोस्तों दूरदृष्टि दोष। ये तो आप लोग जानते ही होंगे दूरदृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, दूर की वस्तुएं तो आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दोस्तों जो नज़दीक की वस्तुएं होती हैं वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसी को दोस्तों दूरदृष्टि कहा जाता है। तो दोस्तों इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, तो इसके निवारण के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। समझ में आया दोस्तों तो थंब दिखा दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है दोस्तों। भारी अनाज में भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो भारी अनाज से जो भूसा को ओसाई द्वारा अलग किया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो जब भी अनाज में कूड़ा या कंजास होता है दोस्तों तो उसका जो भूसा होता है दोस्तों उसको ओसा दिया जाता है, तो अनाज अलग और भूसा अलग हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा है दोस्तों विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन या निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गति का उदाहरण है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक गति का उदाहरण है वो आपको बताना है। गति का उदाहरण नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। देखिए जैसे मुझसे मिस्टेक हो गया ऐसे दोस्तों एग्जाम में सिली मिस्टेक हो जाते हैं। तो पहले दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार। तो दोस्तों ये भी दोस्तों एक गति का उदाहरण है।
मैरी गो राउंड में बैठ बैठी लड़के का गति। तो दोस्तों ये भी एक गति का उदाहरण है। विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। तो दोस्तों ये दोस्तों जो होता है ये गति का उदाहरण नहीं है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी दिया है दोस्तों, बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति। तो दोस्तों ये भी गति का एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये तीनों जो है वो गति के उदाहरण है, जबकि ये जो है ये गति का उदाहरण नहीं है, तो इसलिए यही जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किसमें पाई जाती हैं। तो ये दोस्तों आपको बताना है कि जो लैंगरहैंस दीपिकाएँ हैं वो किसमें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है अमाशय, बी है यकृत, सी है अग्नाशय, डी है दोस्तों हृदय। तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो लैंगरहैंस कूपिकाएँ हैं या दीपिकाएँ हैं दोस्तों, ये पेनक्रियाज में पाई जाती है दोस्तों, यानी कि अग्नाशय में पाई जाती हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपका आंसर नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो कूपिकाएँ हैं ये इन्हीं में से दोस्तों पेनक्रियाज में पाई जाती हैं दोस्तों, ये आप लोग ध्यान देंगे। और ये जो कूपिकाएँ हैं दोस्तों इन्हीं से दोस्तों अल्फ़ा और बीटा हार्मोन निकलते हैं दोस्तों। बीटा कोशिका, अल्फ़ा एक सेल होता है दोस्तों यानी कि अल्फ़ा कोशिका, और एक होता है दोस्तों बीटा सेल यानी कि बीटा कोशिका। तो दोस्तों इससे जो है आपके एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं। तो बीटा सेल से जो निकलता है दोस्तों वो होता है इंसुलिन होता है दोस्तों। ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, आपसे कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो किस सेल से निकलता है। तो वो दोस्तों बीटा सेल से निकलता है, ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सरोजनी नायडू। दोस्तों अब तक हम लोग 25 क्वेश्चन जो है वो साइंस के देख चुके हैं दोस्तों। आज का जो वीडियो है दोस्तों वो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम लोग 36 मिनट दोस्तों ऑलरेडी साइंस पे दे चुके हैं दोस्तों। आज का जो साइंस का प्रश्न भी था वो थोड़ा अलग लेवल का था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो मैंने ये प्रैक्टिस सेट बनाया था वो PYQ से ही लिया हुआ था, तो इसलिए दोस्तों उसमें टाइम लग गया। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, आप लोग कुछ नया सीखे इसीलिए तो आप लोग मेरे पास आते हैं। तो दोस्तों कुछ नया सीखिए, और दोस्तों जो एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों, वो आप लोग सीखे हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत मानिए। और दोस्तों आगे के भी जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो भी दोस्तों ऐसे ही होने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब दोस्तों हम लोग जीके का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अब तक दोस्तों हम लोग जीएस के क्वेश्चन को देखे हैं, तो चलिए दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, ताबड़तोड़ में देख लेते हैं दोस्तों। सरोजनी नायडू ने किस हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो सरोजनी नायडू थी उन्होंने किसे जो है हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा है। तो वो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना जी को कहा था, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता थे वो थे दोस्तों CV रमन। तो दोस्तों पहली बार भारत रत्न किस वर्ष में दिया गया था। तो 1954 में दिया गया था, और 3 लोगों को मिला था दोस्तों। तो एक पहले जो थे वो CV रमन। ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों आप लोग इसका टिक करेंगे। कई ऑप्शनों में दोस्तों CV रमन न देकर दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दे देता है, तो दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और दूसरे जो दिया गया था वो कौन थे दोस्तों, CV रमन थे, और दूसरे थे C राजगोपालाचारी। तो दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान देंगे। इन तीनों लोगों को जो है वो 1954 में जो है भारत रत्न दिया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन में जो इन तीनों में से होंगे दोस्तों वही बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता ये इन्हीं तीनों लोग को दिया गया था, ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो भारतीय नौसेना का अध्यक्ष का पद होता है दोस्तों उन्हें दोस्तों एडमिरल कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यदि दोस्तों आपका एयरफोर्स का पूछ ले दोस्तों, तो एयरफोर्स का होता है दोस्तों एयर चीफ मार्शल होता है। तो दोस्तों ये भी ध्यान देंगे जो एयरफोर्स का जो सबसे
मोस्ट लेवल का पद है दोस्तों, अपर लेवल का पद है, वो होता है दोस्तों एयर चीफ मार्शल। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाकत आश्रम से निम्नलिखित में से किसका संबंध है। तो ये आपको बताना है दोस्तों, सदाकत आश्रम से किसका जो है संबंध है। तो वो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध है, क्योंकि इन्होंने जो है दोस्तों इस आश्रम की स्थापना किए थे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों पीवी सिंधु, ये भी बैडमिंटन की खिलाड़ी है। साइना नेहवाल, ये भी जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी है। दोस्तों आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, ज्वाला गुट्टा, ये भी दोस्तों एक बैडमिंटन की प्लेयर हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है बैडमिंटन के प्लेयर है। तो डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान यानी दोस्तों CLRI कहाँ स्थित है, यानी दोस्तों ये जो संस्थान है वो कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों ध्यान देंगे चेन्नई में है। ये भी दोस्तों ग्रुप डी में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो आप लोग किसी भी प्रश्न से ये मत समझिएगा कि दोस्तों ये आपके परीक्षा में नहीं आएगा दोस्तों, ये आपके परीक्षा में आ चुका है दोस्तों, और आगे भी आ सकता है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं रेलवे जो है वो प्रश्नों को रिपीट करता है। तो आप लोग दोस्तों किसी भी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में चलाया था। तो दोस्तों ये जो चलाए थे 1919 में दोस्तों एक एक्ट आया था जो था दोस्तों रोलेक्ट एक्ट। तो दोस्तों इसके विरोध में दोस्तों गांधी जी ने यह जो आंदोलन जो है वो शुरू किया था, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है दोस्तों। दोस्तों ध्यान देंगे रोलेक्ट एक्ट को ही गांधी जी ने जो है वो काला कानून या काला बिल कहा था। तो दोस्तों ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि रोलेक्ट एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था, या कई बार तो दोस्तों आपसे पूछ लेता है कि काला कानून अधिनियम कब आया था। तो ध्यान देंगे दोस्तों 1919 में आया था, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभ्यारण्य में नियमित रूप से मिलते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान देंगे ये भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में जो है वो नियमित रूप से मिलते हैं, यानी कि दोस्तों हमेशा मिलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि होती है। तो दोस्तों आपको बताना है दोस्तों अभी तो फिलहाल जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूटी बना दिया गया है, लेकिन दोस्तों इससे पहले जो ये राज्य के रूप में रहता था। तो ये बताना है दोस्तों कि उसमें जो सीएम का जो कार्यकाल होता था वो कितने वर्षों का होता था। तो वो दोस्तों ध्यान देंगे 6 वर्षों का होता था दोस्तों। आमतौर पे किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि इसे जम्मू कश्मीर को जब ये राज्य था दोस्तों तो इसे एक विशेष दर्जा दिया गया था, विशेष अधिकार दिए गए थे दोस्तों। और किस अनुच्छेद के तहत दिए गए थे दोस्तों, तो आर्टिकल 370 के तहत दिए गए थे। अब ध्यान देंगे दोस्तों आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, तो आप लोग ये भी ध्यान देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, यह आपको बताना है। तो ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बैरोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी है क्रोनोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी है क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी है सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों ध्यान देंगे भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बैरोग्राफ से दोस्तों क्या मेजर किया जाता है, तो दोस्तों दाब को मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इससे द्वारा मेजर किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ द्वारा दोस्तों पौधों की वृद्धि की जानकारी के लिए दोस्तों क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों आप लोग तीनों ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो दोस्तों मैंने इसके पहले वाले भी मॉक टेस्ट में भी इसका डिस्कस किया हूँ। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी इस सेट को एकदम ध्यान से लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि
इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यही पैटर्न होगा दोस्तों, बिल्कुल भी चेंज पैटर्न नहीं होगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रति वर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी झील विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो दोस्तों ये जो है दोस्तों सबसे विश्व में पूछा गया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यदि भारत के पूछ ले सबसे मीठी झील कौन सी है दोस्तों, तो वह है दोस्तों वुलर झील, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों ध्यान देंगे। और दोस्तों यदि आपसे सबसे खारे पानी की झील पूछ ले दोस्तों, तो ये है दोस्तों चिल्का झील, जो कि दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। ये भारत की सबसे खारी झील हो जाएगी चिल्का झील, और भारत की जो सबसे मीठी झील हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी दोस्तों वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत द्वारा चंद्रयान का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो ये दोस्तों 2008 में किया गया था। तो ये दोस्तों आप लोग इसको ध्यान देंगे। जो भारत में चंद्रयान का प्रक्षेपण किया गया था वो 2008 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ध्यान देंगे। ये जो है जापान का पिट्सबर्ग दोस्तों यावाता को कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके पेपर में। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो जापान का जो संसद है वो कौन सा है दोस्तों? तो ध्यान देंगे, इस जापान की जो संसद है दोस्तों इसका जो नाम है वो है डाइट। तो दोस्तों ये भी ध्यान आप लोग रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वो होता है दोस्तों लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो होता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें दोस्तों 22 मेंबर होते हैं। 15 दोस्तों जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा से, ठीक है दोस्तों, और जो इसमें 7 जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों राज्यसभा से। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। इसमें मेंबर भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं, तो 22 होते हैं। लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं, तो 15 होते हैं। राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं, तो 7 होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी इसको नेगलेक्ट मत कीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो वो थी दोस्तों जुंको ताबेई थी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि दोस्तों आपसे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला पूछ ले दोस्तों, तो वो बछेंद्री पाल हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों आपसे विश्व में पूछा है, तो दोस्तों इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। जुंको ताबेई जो है वो विश्व की पहली महिला थी। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी थाईलैंड की मुद्रा है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो थाईलैंड की मुद्रा है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों यदि आपको नहीं पता है, नहीं आता है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान देंगे, रुपया जो है ये तो दोस्तों अपने इंडिया का है। युआन जो है ये दोस्तों चाइना का है। येन जो होता है दोस्तों ये जापान का होता है। तो दोस्तों बच गया कौन? यही हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा बहुत होती है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग जरूर बताएंगे कि आपका जो है वो 45 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? तो ये तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं, ये करता है दोस्तों उच्चतम न्यायालय, यानी कि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। और मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है दोस्तों? तो ये दोस्तों आर्टिकल जो है 32 के तहत जो है 5 रिट जारी करता है। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रहेंगे। दोस्तों यदि आपसे हाई कोर्ट पूछ ले कि हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो वो दोस्तों वो करता है दोस्तों 226 के तहत। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि
आपका 45 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देनी थी कि दोस्तों टॉप 10 जानकारी से संबंधित एक वेबसाइट है दोस्तों। आप लोग यहाँ से जाके अपने जीके से रिलेटेड या जो भी दोस्तों फैक्ट आप लोग देखना चाहते हैं, या जो भी दोस्तों मान लीजिए दोस्तों जैसे हरनाथ संधू के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, इनके बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं कि इन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीता है, ये कहाँ की हैं, कैसे कैसे ये दोस्तों इम्प्रूव हुई और कैसे मिस यूनिवर्स के लिए चुनी गई, तो इनके बारे में जान सकते हैं दोस्तों। किसी क्रिकेटर या खिलाड़ी के बारे में जानना है, टॉप 10 बातें जानना है तो उसके बारे में जान सकते हैं। कटरीना की और दोस्तों कटरीना की जो शादी हुई है उसके बारे में टॉप 10 बातें जान सकते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड बातों को जानने के लिए मैं जो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आप फ्री हो तो इस लिंक पे ज़रूर विजिट करें दोस्तों, और इम्पोर्टेंट फैक्ट के लिए यहाँ पे ज़रूर जाएं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें और अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, यदि आप नए हैं तब दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।